यादें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन हम उन्हें सुनते अक्सर अपने डर के साथ हैं। कैसेट में जो बच्चा माँ कह रहा था, वह मेरा बेटा नहीं था। रात के 11:47 हुए थे जब मैंने अपनी मरी हुई पत्नी की आवाज़ उस पुराने कैसेट में सुनी। मैंने पहले सोचा कि मैं गलत सुन रहा हूँ। नाइना को गए आज 13 दिन हो चुके थे। घर में सब लोग सो रहे थे। बेटी तारा अपने कमरे में थी। बाहर सड़क पर कभी कभी किसी बाइक की आवाज आती थी। बाकी घर ऐसा चुप था जैसे दीवारें भी थक गई हों। मेरे सामने वही पुराना नीला कैसेट प्लेयर रखा था जिसे नाइना शादी के बाद अपने साथ लाई थी। उसकी बॉडी पर खरोंचें थीं और प्ले बटन ढीला था। मैंने उसे दर्जनों बार देखा था, पर उस रात पहली बार लगा कि मैं अपनी पत्नी की किसी ऐसी चीज को देख रहा हूं जिसे मैं कभी समझ ही नहीं पाया। कैसेट पर नाइना की लिखावट थी, सिर्फ 3 शब्द, गीत, जुलाई 1998। मैंने प्ले दबाया। पहला गाना चला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सब पुराने फिल्मी गाने थे, ऐसे गाने जो नाइना खाना बनाते समय गुनगुनाती थी। मैं हर धुन पहचानता था, लेकिन 7वें और आखिरी गाने में अचानक आवाज थोड़ी भारी हो गई। संगीत के पीछे कुछ खुरचने जैसा सुनाई दिया। मैंने वॉल्यूम बढ़ाया। फिर एक बहुत हल्की आवाज आई, नाइना की, वही आवाज जिसे मैं अब सिर्फ वीडियो में सुन सकता था। उसने कहा, अगर कभी ये साफ सुनाई दे। फिर संगीत तेज हो गया। मैं आगे झुका। कुछ सेकंड बाद एक नाम सुनाई दिया, समीर। मेरी उंगलियां प्लेयर पर जम गईं। मैंने टेप पीछे किया, फिर सुना, समीर। फिर पीछे किया, समीर। 15 साल की शादी में मैंने नाइना से हजारों बातें की थीं। उसके स्कूल की बातें, कॉलेज की बातें, उसकी पहली नौकरी, उसकी सहेलियां, उसके घर की मुश्किलें, उसके पिता की बीमारी, उसकी मां की सख्ती। लेकिन समीर नाम का कोई आदमी कभी हमारी जिंदगी में नहीं था। कम से कम मुझे तो यही लगता था। अगली सुबह मैं सीधे नाइना की मां सरला जी के पास गया। वे चाय बना रही थीं। मैंने बिना घुमाए पूछा, मम्मी जी, समीर कौन था? उनके हाथ से चम्मच गिर गया, बस एक छोटा सा चम्मच। लेकिन उस आवाज ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना कहा, हमारे परिवार में कोई समीर नहीं था। मैंने पूछा, मैंने परिवार के बारे में नहीं पूछा। मैंने पूछा, समीर कौन था? इस बार उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, डर था। उन्होंने धीमे से कहा, अरुण, नाइना चली गई, कुछ बातें उसके साथ जाने दो। यहीं मुझे समझ आ गया कि कहानी कैसेट से बड़ी है। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या अपनी पत्नी की याद बचाने के लिए सवाल पूछना बंद कर देते, या उस एक नाम के पीछे जाते जिसे सुनते ही पूरा परिवार डर गया? अगर आपको ऐसी सच्ची लगने वाली पारिवारिक रहस्य वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अंत तक जरूर रहिए, क्योंकि उस समय मुझे लग रहा था कि मैं शायद अपनी शादी के बारे में कोई भयानक सच जानने वाला हूं। लेकिन असली सच उससे बिल्कुल अलग था। नाइना की मौत अचानक हुई थी। एक सुबह उसे तेज सिरदर्द हुआ। 2 घंटे बाद वह अस्पताल में थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसके दिमाग में एक नस फट गई थी। शाम तक वह चली गई। जब कोई इंसान अचानक चला जाता है तो घर उसकी चीजों से भर जाता है, पर उसकी मौजूदगी से खाली हो जाता है। उसकी चप्पल बिस्तर के नीचे थी। फ्रिज पर उसने लिखा था, दूध लेना। फोन में अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट थी। हर छोटी चीज साबित कर रही थी कि नाइना अगले हफ्ते तक जीने की योजना बना रही थी। उस पुराने कैसेट का सवाल भी ऐसे ही शुरू हुआ। तीसरे दिन तारा ने पूछा, पापा, मम्मी का नीला प्लेयर आपने रखा है ना? मैंने कहा, हाँ, क्यों? वह बोली, उसे मत फेंकना। मम्मी रात को कभी कभी वही टेप सुनती थीं। मैंने उसकी तरफ देखा। कब? जब आपको लगता था वो सो गई हैं। तारा ने बताया कि कई बार वह पानी लेने रात में बाहर निकली तो माँ को स्टोर वाले छोटे कमरे में बैठा पाया। लाइट बंद होती थी, सिर्फ खिड़की से थोड़ी रोशनी आती थी। वही कैसेट चलता था, लगभग हमेशा आखिरी गाने तक। मैंने पूछा, हर रात? उसने कहा, हर रात नहीं, लेकिन जब नानी से फोन पर लड़ाई होती थी या जब मम्मी बहुत चुप हो जाती थीं, तब जरूर। ये बात मेरे लिए नई थी। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी बात जीवनसाथी जरूर बताएगा, लेकिन लोग पुराने दुख कई बार शब्दों में नहीं, आदतों में छिपाते हैं। कोई पुरानी फोटो संभालता है, कोई एक गाना बार बार सुनता है। उस समय
मैं इतनी समझदारी से नहीं सोच रहा था। मैं जल रहा था। मुझे लगा समीर शायद नायना का पुराना प्यार था। पत्नी मर चुकी थी और मैं उसके अतीत से जल रहा था। दुख दिमाग को खाली जगहों में सबसे खराब जवाब भरने देता है। मैंने वही किया। मैंने पुराने फोटो एल्बम निकाले। नायना फोटो बहुत संभाल कर रखती थी। हर तस्वीर के पीछे तारीख लिखती थी, कुछ के पीछे जगह का नाम भी। 1990 स्कूल पिकनिक, 1990 दीदी की सगाई, 1990 पापा की दुकान। फिर मुझे पहली अजीब बात दिखी। एक तस्वीर में नायना लगभग 17 साल की थी। उसके कंधे पर किसी का हाथ था, लेकिन तस्वीर का बायां हिस्सा कैंची से काटा गया था। दूसरी तस्वीर में भी वही। तीसरी में नायना एक लड़के के पास खड़ी थी, मगर लड़के का चेहरा खुरच दिया गया था। अब मेरी सांस तेज हो गई। मैंने तस्वीर पलटी। पीछे लिखा था जुलाई 1998, मेरे सबसे अपने के साथ। नाम नहीं, बस इतना। मैंने उस रात कैसेट फिर चलाया। इस बार मोबाइल का रिकॉर्डर भी चालू किया। मैंने आखिरी गाने को 4 बार सुना। पहली बार सिर्फ समीर सुनाई दिया। दूसरी बार एक और शब्द लगा, मत। तीसरी बार मुझे लगा नायना कह रही थी, गलती। लेकिन मैं जानता था कि जब हम किसी धुंधली आवाज में कोई शब्द ढूंढते हैं तो दिमाग खुद भी शब्द बना सकता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि अंदाजा नहीं लगाऊंगा। अगले दिन मैं पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर गया। दुकान चलाने वाले इरफान चाचा करीब 60 साल के थे। उन्होंने जिंदगी भर रेडियो, टेप रिकॉर्डर और स्पीकर ठीक किए थे। मैंने उन्हें टेप सुनाया। उन्होंने कहा, ये भूत नहीं है। मैंने कहा, मैंने भूत नहीं कहा। वे मुस्कराए, चेहरा वही कह रहा है। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि पुराने कैसेट में अगर किसी रिकॉर्डिंग के ऊपर नया गाना रिकॉर्ड किया जाए तो पुरानी आवाज कभी कभी पूरी तरह मिटती नहीं, खासकर अगर मशीन का इरेज हेड कमजोर हो। पुरानी आवाज नीचे दब जाती है और साफ जगह, धीमे हिस्से या खराब टेप में फिर सुनाई दे सकती है। यह पहली बात थी जिसने पूरे रहस्य को जमीन पर ला दिया। नायना की आवाज किसी आत्मा की नहीं थी। वह शायद 1998 से टेप के अंदर थी। और अगर ऐसा था तो समीर भी 1998 में नायना के साथ उस कमरे में था जहां ये रिकॉर्डिंग हुई थी। इरफान चाचा ने कहा कि वे टेप को डिजिटल फाइल में बदल सकते हैं, लेकिन जल्दी करने से टेप टूट भी सकता है। पुराना टेप नमी और गर्मी से कमजोर हो जाता है। उन्होंने मुझे साफ कहा, अगर इसमें सच में कोई जरूरी आवाज है तो इसे बार बार प्ले मत करना। मैंने सोचा, एक कैसेट, फोटो या चिट्ठी कभी कभी याद से ज्यादा भरोसेमंद सबूत बन सकती है। यादें बदलती हैं, चीजें कम बदलती हैं। घर लौटकर मैंने नायना की बड़ी बहन कविता को फोन किया। मैंने पूछा, दीदी, समीर कौन था? कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर उसने कहा, ये नाम तुम्हें कहाँ मिला? मैंने झूठ नहीं बोला, नायना के कैसेट में। कविता ने तुरंत कहा, वो टेप फेंक दो। मेरे पूरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। क्यों? क्योंकि पुरानी बातें सिर्फ नुकसान करती हैं। किसका नुकसान? सबका। मैंने पूछा, क्या समीर नायना का बॉयफ्रेंड था? कविता ने इतनी जल्दी कहा नहीं कि मुझे और शक हुआ। फिर उसने अपनी आवाज धीमी की, अरुण, मेरी बात सुनो। दुख में दिमाग हर बात को बड़ा बना देता है। तुम तारा पर ध्यान दो, नायना को शांति से जाने दो। मैंने कहा, अगर ये बात इतनी छोटी है तो आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? उसने फोन काट दिया। उस शाम मैंने तारा से कुछ नहीं कहा। आधी जानकारी से मैं उसके मन में अपनी माँ की गलत तस्वीर नहीं बनाना चाहता था। आधा सच कई बार सीधे झूठ से भी ज्यादा नुकसान करता है। मैंने तय किया कि पहले तथ्य जुटाऊंगा। नायना ने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी वहां मेरी एक पुरानी पहचान थी। रिकॉर्ड इतने पुराने थे कि सब कुछ कंप्यूटर पर नहीं था। 2 दिन बाद मुझे उसके बैच की एक स्कैन की हुई ग्रुप फोटो मिली। मैंने फोटो को फोन में बड़ा किया। दूसरी लाइन में नायना खड़ी थी। उसके पास वही लड़का था जिसका चेहरा एल्बम में काट दिया गया था। ग्रुप फोटो में उसका चेहरा साफ था, पतला सा लड़का, घुंघराले बाल, नायना जैसी आंखें। नीचे छात्रों के नाम लिखे थे। मैं एक एक नाम पढ़ता गया। फिर मेरी नजर उस नाम पर रुक गई, समीर मेहरा। नायना का मायका भी मेहरा था। मेरी पहली सोच थी कि शायद कोई रिश्तेदार होगा। मैंने स्कूल की एक पुरानी शिक्षिका मिसेज सूद का नंबर खोजा। वे रिटायर हो चुकी थीं, लेकिन नायना को याद करती थीं। मैंने कहा, मैडम, मैं नायना का पति हूं। मुझे समीर मेहरा के बारे में पूछना है।
फोन के दूसरी तरफ कुछ पल चुप्पी रही। फिर उन्होंने कहा, इतने साल बाद? मैंने पूछा, आप उसे जानती थीं? उन्होंने कहा, बिल्कुल, पूरे स्कूल में दोनों को साथ देखा जाता था। मेरा दिल नीचे गिरा। उन्होंने आगे कहा, नाइना जहां होती थी समीर वहीं होता था। बहुत लड़ते थे, फिर 5 मिनट बाद साथ बैठ जाते थे। मैंने आंखें बंद कर लीं। मैंने पूछा, उनका रिश्ता क्या था? मिसेज सूद ने जैसे बहुत साधारण बात कही, रिश्ता? अरे, भाई बहन थे। मैं कुछ सेकंड बोल ही नहीं पाया। भाई? हाँ, समीर नाइना का छोटा भाई था, शायद 1 साल छोटा। बहुत तेज बच्चा था। मेरे हाथ से पेन गिर गया। 15 साल की शादी, दर्जनों पारिवारिक समारोह, नाइना की माँ, उसकी बहन, रिश्तेदार, पुराने फोटो, और किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि नाइना का एक भाई था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मैडम, फिर समीर अब कहाँ है? दूसरी तरफ फिर वही लंबी चुप्पी। इस बार उनकी आवाज बदल गई। मुझे लगा नाइना ने तुम्हें बताया होगा। क्या? उन्होंने बहुत धीरे कहा। समीर पर अपने पिता के पैसे चुराने का आरोप लगा था। उसके बाद वह घर से चला गया था। मैंने पूछा, फिर? उन्होंने कहा, 3 हफ्ते बाद खबर आई थी कि उसकी मौत हो गई। मेरी आंखें उसी ग्रुप फोटो पर थीं। जिंदा, हंसता हुआ 18 साल का लड़का, जिसे उसके अपने परिवार ने तस्वीरों से काट दिया था, और मेरी पत्नी ने उसकी आवाज एक कैसेट में छिपाकर रखी थी। मैंने आखिरी सवाल पूछा, अगर समीर मर गया था तो घर में उसका नाम लेना भी क्यों बंद कर दिया गया? मिसेज सूद ने कहा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था उसने चोरी करके पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। लेकिन नाइना आखिरी दिन तक कहती रही कि समीर चोर नहीं था। मैंने फोन धीरे से नीचे किया। उसी समय इरफान चाचा का मैसेज आया। उन्होंने टेप की पहली डिजिटल कॉपी तैयार कर ली थी। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, अरुण साहब, आखिरी गाने के नीचे सिर्फ नाइना की आवाज नहीं है, एक लड़के की आवाज भी है, और वह बार बार एक ही आदमी का नाम ले रहा है। मैंने तुरंत उन्हें फोन किया। उन्होंने कॉल उठाते ही कहा, आप अभी दुकान आ जाइए, ये फोन पर बताने वाली बात नहीं है। और पहली बार मुझे लगा कि नाइना ने इस कैसेट को याद के लिए नहीं बचाया था, उसने इसे सबूत की तरह बचाकर रखा था। मैं लगभग दौड़ता हुआ इरफान चाचा की दुकान पहुंचा। दुकान आधी बंद थी, बाहर का शटर नीचे था, बस इतना उठा हुआ कि आदमी झुककर अंदर जा सके। अंदर टेबल पर पुराना कंप्यूटर चल रहा था, उसके पास वही नीला कैसेट रखा था। इरफान चाचा ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उन्होंने कहा, पहले एक बात समझ लीजिए, जो आवाज हम सुनने वाले हैं उसमें कुछ हिस्से साफ हैं और कुछ नहीं। जहां साफ नहीं है वहां हम अंदाजा नहीं लगाएंगे। मैंने सिर हिलाया। उन्होंने हेडफोन मेरी तरफ बढ़ा दिए। स्क्रीन पर एक लंबी ऑडियो लाइन दिख रही थी। उन्होंने प्ले दबाया। पहले वही पुराना गाना चला, फिर आवाज धीमी हुई, पीछे हल्की खड़खड़ाहट आई, और फिर एक लड़के की आवाज सुनाई दी, कम उम्र की, घबराई हुई, नाइना, मैंने पैसे नहीं लिए। मेरी सांस रुक गई। फिर नाइना की आवाज आई, बहुत छोटी उम्र की नाइना। तो पापा को बता क्यों नहीं देते? लड़का बोला, बताया था। कुछ सेकंड सिर्फ शोर आया। इरफान चाचा ने आवाज रोकी। उन्होंने कहा, अब ध्यान से सुनिए। उन्होंने एक छोटा हिस्सा बार बार चलाया। तीसरी बार मुझे शब्द साफ सुनाई दिए, महेश चाचा ने हिसाब बदला है। मैं सीधा बैठ गया। महेश, मैं इस नाम को बहुत अच्छी तरह जानता था। नाइना के चाचा, उसकी शादी में वही सबसे आगे घूम रहे थे। हर बड़े फैसले में उनकी राय ली जाती थी। परिवार में लोग उन्हें सम्मान से महेश जी कहते थे। वे अक्सर मुझे समझाते थे कि परिवार में पुरानी बातें नहीं उठानी चाहिए। उस समय मुझे उनका यह स्वभाव समझदार लगता था। अब वही बात दूसरी लग रही थी। रिकॉर्डिंग आगे चली। समीर कह रहा था, मैंने दुकान की कॉपी देखी है, पापा वाली कॉपी अलग है, बैंक में जो जमा हुआ वो भी अलग है। नाइना ने पूछा, कॉपी कहाँ है? समीर बोला, मैंने रख दी है। कहाँ? फिर गाना तेज हो गया, आवाज दब गई। मैंने इरफान चाचा की तरफ देखा। उन्होंने कहा, यही खराब हिस्सा है। मैंने पूछा, कुछ निकाला जा सकता है? उन्होंने कहा, कोशिश की है, लेकिन आवाज पूरी तरह दब गई है। गलत शब्द सुनाने से अच्छा है कि जो साफ है उसी पर भरोसा करें। उनकी यह बात मुझे जरूरी लगी, क्योंकि मैं पिछले 2 दिनों में यही गलती कर चुका था।
जहां सच नहीं था वहां मैं अपने डर भर रहा था। पहले मैंने सोचा समीर नायना का प्रेमी था, फिर सोचा शायद नायना ने मुझसे कोई बड़ी धोखेबाजी की, लेकिन हर नई जानकारी कहानी को दूसरी दिशा में ले जा रही थी। मैंने रिकॉर्डिंग फिर सुनी। आगे समीर कह रहा था, अगर मैं यहां रहा तो चाचा मुझे फंसा देंगे। नायना बोली, मत जाओ। समीर ने कहा, मैं बस कुछ दिन के लिए जा रहा हूं। फिर उसकी आवाज टूट गई, अगर कुछ हो जाए तो वो कागज संभालना। इसके बाद सिर्फ संगीत था। फिर आखिर में एक बहुत हल्की लाइन आई, नायना की आवाज, मैं तुम्हें गलत साबित नहीं होने दूंगी। मेरी आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। 15 साल तक मैंने नायना के साथ जीवन बिताया। मैंने उसे मां के रूप में देखा, पत्नी के रूप में देखा, बेटी के रूप में देखा, लेकिन उस रात पहली बार मैंने उसे 17 साल की लड़की के रूप में सोचा, जो अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही थी और शायद बचा नहीं पाई। मैंने इरफान चाचा से पूछा, क्या मैं ये फाइल ले सकता हूं? उन्होंने कहा, कॉपी बना दी है, असली टेप अब कम चलाइए। मैंने पैसे देने चाहे, उन्होंने हाथ रोक दिया, पहले सच पता कर लीजिए। मैं घर लौटा, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। सुबह मैंने नायना की पुरानी फाइलें फिर निकालीं। अब मैं तस्वीरें नहीं देख रहा था, मैं कागज देख रहा था। पुराने बैंक स्टेटमेंट, बीमा, स्कूल की मार्कशीट, उसके पिता की दुकान से जुड़े कुछ बिल। ज्यादातर चीजें बेकार लग रही थीं। फिर मुझे एक प्लास्टिक फोल्डर मिला जिस पर लिखा था, मां के घर के कागज। उसमें पुराने बिजली के बिल और संपत्ति के कागज थे। एक कागज पर महेश का नाम था, दूसरे पर नायना के पिता राजीव मेहरा का। दुकान दोनों भाइयों के नाम पर नहीं थी, लेकिन कारोबार दोनों संभालते थे। नायना के पिता मालिक थे, महेश प्रबंधन में मदद करते थे। मैंने तारीखें देखीं, 1997, 1998, 1999। फिर एक बात सामने आई, नायना के पिता की मौत समीर के गायब होने के 4 महीने बाद हुई थी, और उसके कुछ ही समय बाद दुकान का नियंत्रण महेश के पास चला गया। यह अपने आप में अपराध का सबूत नहीं था। बीमार भाई की दुकान छोटा भाई संभाल सकता है, पर अब हर साधारण चीज भी सवाल बन गई थी। मैंने फैसला किया कि सीधे महेश के पास नहीं जाऊंगा। पहले मुझे पता करना था कि चोरी हुई भी थी या सिर्फ कहानी बनाई गई थी। पुराने कारोबार के रिकॉर्ड 25 साल बाद मिलना आसान नहीं था। फिर मुझे याद आया कि नायना के पिता की दुकान के पुराने कर्मचारी रामलाल जी एक बार हमारी शादी में आए थे। नायना ने मुझे बताया था कि वे उसके पिता के साथ 20 साल काम कर चुके थे। मैंने बहुत कोशिश के बाद उनका नंबर निकाला। वे अब 70 से ऊपर थे और शहर के बाहर अपने बेटे के साथ रहते थे। मैंने फोन किया, उन्होंने मेरी आवाज पहचानने में समय लिया। फिर मैंने समीर का नाम लिया। वे तुरंत चुप हो गए। मैंने कहा, रामलाल जी, मुझे सिर्फ सच जानना है। उन्होंने पूछा, इतने साल बाद क्यों? मैंने कहा, क्योंकि नायना अब नहीं है। दूसरी तरफ लंबी सांस सुनाई दी। फिर उन्होंने कहा, उस बच्ची ने जिंदगी भर उस बात का बोझ उठाया। मैंने पूछा, क्या समीर ने पैसे चुराए थे? उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया। कहा, दुकान से पैसे गायब हुए थे। ये सच है। कितने? लगभग 4 लाख। उस समय 4 लाख बहुत बड़ी रकम थी। मैंने पूछा, सबूत समीर के खिलाफ क्या था? उन्होंने कहा, तिजोरी की चाबी कुछ समय उसके पास रहती थी, और महेश जी ने कहा कि उन्होंने उसे रात में दुकान पर देखा था। बस इतना ही मुझे पता था। मैंने पूछा, आपको शक किस पर था? वे फिर चुप हो गए। फिर बोले, हिसाब में गड़बड़ी पहले से थी। किस तरह की? जो माल आया था कागज पर कुछ और, जो बिका उसमें कुछ और। राजीव साहब तब बीमार रहने लगे थे। ज्यादा काम महेश जी देखते थे। मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैंने पूछा, आपने किसी को बताया? उन्होंने कहा, एक बार राजीव साहब से कहा था। उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया। बोले कि भाई पर शक मत करो। यह बात असली लगी। लोग अक्सर बाहरी आदमी की चेतावनी से ज्यादा रिश्ते पर भरोसा करते हैं। मैंने पूछा, फिर चोरी के बाद? रामलाल जी बोले, समीर बहुत गुस्से में था। कहता था कि उसे फंसाया गया है। नायना उसके साथ खड़ी थी। बाकी घर उसके खिलाफ हो गया। मैंने पूछा, समीर के मरने की खबर किसने दी? उन्होंने कहा, पुलिस से फोन आया था। लाश किसने पहचानी? इस सवाल पर वे रुक गए। मुझे नहीं पता। मैंने उसी दिन सरला जी के घर जाने का फैसला किया। नायना की मां दरवाजे पर मुझे देखकर खुश नहीं हुई।
मैंने कहा, मुझे लड़ाई नहीं करनी, बस 5 सवाल पूछने हैं। उन्होंने जवाब दिया, मुझे कुछ याद नहीं। मैंने अपना फोन निकाला, रिकॉर्डिंग चलाई। समीर की आवाज कमरे में गूंजी, महेश चाचा ने हिसाब बदला है। सरला जी का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, बंद करो। मैंने आवाज बंद कर दी। फिर पूछा, आपने ये पहले सुना है? उन्होंने कहा, नहीं, लेकिन उनका चेहरा हाँ कह रहा था। मैंने पूछा, समीर की लाश आपने देखी थी? उन्होंने आंखें नीचे कर लीं। मैंने दोबारा पूछा, क्या आपने अपने बेटे की लाश देखी थी? उन्होंने कुर्सी पकड़ ली। कुछ देर बाद बहुत धीमे बोली, नहीं। मैंने सोचा शायद मैंने गलत सुना। क्या? उन्होंने कहा, नहीं देखी थी। कमरे की हवा जैसे रुक गई। मैंने पूछा, फिर आपने मान कैसे लिया कि वह मर गया? उन्होंने कहा, उसका बटुआ मिला था, पहचान पत्र था, कपड़े भी वैसे ही बताए गए थे, लेकिन लाश बहुत बुरी हालत में थी। किसने पहचान की? उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मम्मी जी, 25 साल से आप एक लड़के की मौत मानकर बैठी हैं। मुझे सिर्फ ये जानना है कि किसी ने उसे देखा था या नहीं। उन्होंने कहा, महेश गया था। अब मेरे दिमाग में सब कुछ एक जगह आ रहा था। जिस आदमी पर समीर ने चोरी का आरोप लगाया, उसी आदमी ने उसकी मौत की पुष्टि की। मैंने पूछा, महेश ने कहा था कि वह समीर ही था? उन्होंने कहा, हाँ। मैंने कहा, और आपने मान लिया? वे अचानक चिल्लाईं, हमारे पास और क्या था? उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें लगता है मैं मां नहीं थी? मुझे लगा मेरा बेटा चोरी करके भागा और मर गया। तुम्हें पता है मोहल्ले में लोग क्या बोलते थे, रिश्तेदार क्या कहते थे? राजीव बीमार थे, घर टूट रहा था। मैंने कहा, और इसलिए आपने उसका नाम मिटा दिया? उन्होंने मेरी तरफ देखा। इस बार कोई बचाव नहीं था, सिर्फ शर्म। महेश ने कहा था कि तारा जैसी अगली पीढ़ी को ये सब कभी पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा, तारा तब पैदा भी नहीं हुई थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। यही था असली डर। लोग सच नहीं मिटाते, वे शर्म मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शर्म जब सच पर रख दी जाए तो अगली पीढ़ी तक जाती है। घर लौटते समय मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर समीर की मौत की पहचान सिर्फ महेश ने की थी, तो क्या यह संभव था कि समीर मरा ही न हो? फिर मैंने खुद को रोका। मैं कहानी नहीं बनाना चाहता था, मुझे सबूत चाहिए था। उस रात मैंने नायना की अलमारी का हर छोटा डिब्बा खोला। एक पुराना पर्स मिला, उसमें कुछ बेकार रसीदें थीं, एक पुरानी ट्रेन टिकट, एक मंदिर की पर्ची और एक छोटी चाबी। चाबी पर एक प्लास्टिक टैग लगा था, उस पर एक बैंक का नाम था, वही बैंक जिसकी शाखा अब शहर में नहीं थी। अगले दिन मैंने बैंक से संपर्क किया, बहुत फोन करने पड़े। पुराने रिकॉर्ड दूसरी शाखा में गए थे। मैंने नायना की मौत का प्रमाण पत्र, शादी के कागज और अपने पहचान पत्र जमा किए। मुझे उसी दिन कुछ नहीं मिला, लेकिन एक कर्मचारी ने कहा कि नायना के नाम पर कई साल पहले एक लॉकर था। मैंने पूछा, क्या अभी भी है? वह कंप्यूटर देखता रहा, फिर बोला, बंद नहीं हुआ। मेरी धड़कन तेज हो गई। नायना ने मुझसे कभी इस लॉकर का जिक्र नहीं किया था। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में कुछ दिन लगे। जब आखिरकार मुझे लॉकर खोलने की अनुमति मिली, बैंक अधिकारी मेरे साथ अंदर आया। कमरा ठंडा था, लॉकर छोटा था। मैंने चाबी घुमाई, दरवाजा खुला। अंदर कोई पैसा नहीं था, कोई गहना नहीं, बस एक कपड़े की थैली और 2 पुराने लिफाफे। पहले लिफाफे में दुकान के हिसाब की फोटोकॉपी थी, कुछ पन्नों पर लाल पेन से निशान लगे थे। रकम जोड़ी गई थी, तारीखें घेर रखी थीं, कई जगह एम लिखा था। दूसरे लिफाफे पर नायना की लिखावट थी, समीर के लिए। मैंने बैंक अधिकारी के सामने उसे नहीं खोला। घर आकर कमरे का दरवाजा बंद किया। लिफाफे के अंदर एक चिट्ठी थी, नायना ने तारीख लिखी थी, 12 अगस्त 2007, समीर की कथित मौत के 9 साल बाद। चिट्ठी शुरू होती थी, समीर, अगर तू कभी वापस आया तो शायद मैं तुझसे बहुत नाराज रहूंगी। मेरी आंखें रुक गईं। नायना किसी मरे हुए आदमी को ऐसी चिट्ठी क्यों लिख रही थी? मैं आगे पढ़ता गया। मैंने इतने साल मान लिया कि तू मर गया। फिर पिछले महीने वह कार्ड आया, मेरे हाथ कांपने लगे। नीचे लिखा था, उस पर कोई पता नहीं था, सिर्फ मेरी शादी से पहले वाला नाम लिखा था। लिखावट तेरी जैसी थी। मैंने कपड़े की थैली खोली, अंदर एक पोस्ट कार्ड था, पीछे सिर्फ 2 लाइनें लिखी थीं, मैं जिंदा हूं, अभी मुझे मत ढूंढना। मैंने कार्ड 3 बार पढ़ा,
फिर तारीख देखी, 2007। यानी नायना को हमारी शादी से पहले पता चल चुका था कि उसका भाई शायद जिंदा है। फिर उसने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? क्या उसने समीर को ढूंढा था? क्या वह उससे मिली थी? क्या उसके परिवार को पता था? मेरे मन में फिर हजार सवाल उठे। लेकिन इस बार मेरे पास एक जगह थी जहां से शुरू किया जा सकता था। पोस्टकार्ड पर भेजने वाले का पता नहीं था, लेकिन डाकघर की मुहर थी, कानपुर। अगले 2 दिन मैंने पुराने रिकॉर्ड, दुकानों और नामों में लगाए। समीर मेहरा बहुत आम नाम था, मुझे कोई पक्का सुराग नहीं मिला। फिर नायना की चिट्ठी में एक छोटी सी लाइन ने मेरा ध्यान खींचा। तू बचपन से कहता था कि एक दिन अपनी रेडियो की दुकान खोलेगा। मैंने कानपुर में पुराने रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत करने वालों की सूची खोजनी शुरू की। कई दुकानें बंद हो चुकी थीं। कुछ नंबर गलत थे। एक आदमी ने कहा कि 20 साल पहले उनके बाजार में एक समीर नाम का लड़का काम करता था, लेकिन उसका उपनाम मेहरा नहीं था। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, समीर वर्मा। मैंने दुकान का नाम लिखा, शक्ति रेडियो रिपेयर। अगली सुबह मैं कानपुर गया। दुकान छोटी थी, बाहर फीका बोर्ड लगा था, अंदर पंखे, तार, पुराने स्पीकर और खुले रेडियो पड़े थे। काउंटर के पीछे लगभग 45 साल का आदमी बैठा था। मैं उसे देखते ही रुक गया। वही आंखें, नायना जैसी। मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने सिर्फ फोन निकाला और नायना की तस्वीर उसके सामने रख दी। उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ में पकड़ा पेचकस नीचे गिर गया। वह लंबे समय तक तस्वीर देखता रहा। फिर उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, नायना कैसी है? मैं जवाब नहीं दे पाया। उसने मेरा चेहरा देखा। शायद उसे वहीं समझ आ गया। उसने कुर्सी पकड़ ली। मैंने धीरे से कहा, वो 13 दिन पहले चली गई। उस आदमी ने आंखें बंद कर लीं। फिर पहली बार उसने मेरी तरफ देखा और बोला, मैं उसका भाई हूं। मेरे सामने खड़ा आदमी वही था जिसे पूरा परिवार 25 साल से मरा हुआ मानता था। मैंने पूछा, अगर तुम जिंदा थे तो वापस क्यों नहीं आए? समीर ने अपनी आंखें पोंछीं। फिर कहा, क्योंकि मुझे जिस चोरी में फंसाया गया था वह इस परिवार का सबसे बड़ा झूठ नहीं था। और उसने जो अगली बात कही, उसने मुझे समझा दिया कि नायना ने कैसेट सिर्फ अपने भाई की बेगुनाही साबित करने के लिए नहीं बचाया था। उसने कहा, अरुण, अगर नायना ने तुम्हें लॉकर तक पहुंचा दिया है तो महेश को अभी तक पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे पास वो कागज हैं। मैंने पूछा, क्यों? समीर ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि उन कागजों में सिर्फ चोरी का हिसाब नहीं है, उनमें यह भी लिखा है कि मेरे पिता की मौत के बाद हमारा घर किस तरह महेश के नाम पहुंचा। और उसी क्षण मुझे समझ आया कि असली कहानी अब शुरू हुई थी। मैं कुछ सेकंड तक समीर को देखता रहा। मेरे सामने एक ऐसा आदमी बैठा था जिसकी मौत पर 25 साल पहले घर में रोया गया था, जिसकी तस्वीरें काट दी गई थीं, जिसका नाम बच्चों से छिपाया गया था और जिसकी आवाज मेरी पत्नी ने एक पुराने कैसेट में बचाकर रखी थी। मैंने पूछा, घर महेश के नाम कैसे गया? समीर ने दुकान का शटर थोड़ा और नीचे किया और मेरे सामने बैठ गया। उसने कहा, पहले मुझे पूरा बताने दो, क्योंकि अगर मैं सिर्फ महेश को दोष दूंगा तो कहानी अधूरी रहेगी। उसकी यह बात मुझे अच्छी लगी। वह खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कहानी को आसान नहीं बना रहा था। समीर ने बताया कि 1998 में उसके पिता राजीव मेहरा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। दुकान पहले जितना पैसा नहीं कमा रही थी। राजीव अस्पताल और घर के बीच रहते थे, इसलिए हिसाब किताब का बड़ा हिस्सा महेश देखने लगा। समीर कभी कभी दुकान पर मदद करता था। एक दिन उसने बैंक में जमा हुई रकम और दुकान की कॉपी में लिखी रकम का फर्क देखा। पहले उसे लगा गलती होगी, फिर दोबारा हुआ, फिर तीसरी बार। उसने पुराने बिल निकाले। कुछ माल कागज पर ज्यादा खरीदा दिखाया गया था। कुछ भुगतान ऐसे लोगों के नाम पर थे जिन्हें दुकान के कर्मचारी पहचानते तक नहीं थे। समीर ने कहा, मैं 18 साल का था। मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा राज पकड़ लिया है। समझदारी से काम करने की जगह सीधे चाचा से भिड़ गया। मैंने पूछा, तुमने उन्हें बता दिया कि तुम्हारे पास कॉपी है? उसने सिर झुका लिया। हाँ, यही मेरी पहली बड़ी गलती थी। कुछ दिनों बाद दुकान की तिजोरी से करीब 4 लाख रुपए गायब हुए। महेश ने कहा कि उसने पिछली रात समीर को दुकान में देखा था। चाबी समीर के पास भी रहती थी। राजीव पहले से परेशान थे।
उन्हें बेटे पर शक हो गया। समीर ने सफाई दी, लेकिन घर में कोई सुनने को तैयार नहीं था। सिर्फ नाइना उसके साथ खड़ी रही। मैंने पूछा, कैसेट उसी समय रिकॉर्ड हुआ? समीर ने मेरी तरफ देखा। तुम्हारे पास वो टेप है? हाँ। उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, वो नाइना का था। हम कमरे में बैठे थे। उसने टेप रोकना भूल गई थी। शायद पुराने गाने के ऊपर हमारी बात रिकॉर्ड हो गई। यही वजह थी कि आवाज आखिरी गीत के नीचे दब गई थी। कोई गुप्त संदेश नहीं बनाया गया था, कोई भविष्य की योजना नहीं थी, बस एक साधारण गलती। लेकिन कभी कभी साधारण गलती ही सबसे मजबूत सबूत बचा लेती है। मैंने पूछा, फिर तुम घर से क्यों गए? समीर बोला, मैं गुस्से में था, सोचा 2 दिन बाहर रहूंगा। फिर अपने एक दोस्त के साथ इलाहाबाद जाने निकला। रास्ते में बस अड्डे के पास मेरा बैग और बटुआ चोरी हो गया। मैंने तुरंत पूछा, वही बटुआ बाद में लाश के पास मिला? उसने कहा, मुझे तब नहीं पता था। समीर के पास बहुत कम पैसे बचे थे। उसने मजदूरी की, कुछ समय एक गैराज में रहा, फिर रेडियो ठीक करने वाले एक आदमी के यहाँ काम मिल गया। कुछ हफ्तों बाद उसे अपने पुराने मोहल्ले के एक आदमी से खबर मिली कि घरवालों को बताया गया है कि उसकी सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। मैंने पूछा, तुम वापस आ सकते थे? उसने तुरंत कहा, हाँ। उसने बहाना नहीं बनाया, मैं वापस आ सकता था। वह कुछ देर चुप रहा, लेकिन मैं डर गया था। मुझे लगा अगर वापस गया तो पुलिस चोरी के मामले में पकड़ लेगी। फिर गुस्सा था कि घरवालों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैं खुद से कहता रहा, 2 महीने बाद जाऊंगा। फिर 6 महीने हो गए। फिर पापा की मौत की खबर मिली। उसकी आवाज टूट गई। तब लगा अब लौटने का हक ही नहीं है। मैंने पहली बार समझा कि कई बड़ी गलतियां एक दिन में नहीं होती, वे छोटे टालने से शुरू होती हैं। आज नहीं, अगले हफ्ते, अगले महीने। फिर एक दिन इंसान देखता है कि 20 साल निकल गए। मैंने पूछा, 2007 में नाइना को पोस्टकार्ड क्यों भेजा? समीर ने कहा, एक पुराने आदमी से पता चला था कि नाइना की शादी होने वाली है। मैं खुश भी था और शर्मिंदा भी। बस उसे बताना चाहता था कि मैं मरा नहीं हूं। पता क्यों नहीं दिया? क्योंकि तब भी डर रहा था। उसने मेरी आंखों में देखा। ये मेरी दूसरी बड़ी गलती थी। मैंने पूछा, क्या नाइना ने तुम्हें ढूंढ लिया था? समीर ने बहुत धीरे कहा, हाँ। मेरे अंदर कुछ खिंच गया। कब? 2010 में, यानी हमारी शादी के लगभग 3 साल बाद। मैंने कुर्सी कसकर पकड़ ली। वो तुमसे मिली थी? 2 बार। मेरे अंदर पुराना दर्द फिर उठ गया। नाइना ने मुझसे यह क्यों छिपाया? समीर ने जैसे मेरा चेहरा पढ़ लिया। उसने कहा, तुम्हें लग रहा होगा उसने तुमसे झूठ बोला। मैंने कहा, उसने बताया नहीं। हाँ, और मुझे लगता है उसे बताना चाहिए था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने नाइना को बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसने क्यों नहीं बताया? मैंने पूछा। समीर बोला, क्योंकि हमारी माँ ने उससे विनती की थी कि पुरानी बात घर में वापस मत लाओ। कविता दीदी भी डरती थी। और महेश ने कहा था कि अगर चोरी की बात दोबारा उठी तो वह नाइना के पिता का पुराना कर्ज सामने लाएगा और घर पर दावा करेगा। तो नाइना डर गई कुछ समय के लिए। फिर उसने कागज जमा करने शुरू किए। अब सब समझ में आने लगा। लॉकर, पुरानी कॉपियां, कैसेट। नाइना चीजें इसलिए नहीं संभाल रही थी क्योंकि वह अतीत में जीना चाहती थी। वह सबूत बचा रही थी। मैंने पूछा, घर वाला मामला क्या है? समीर ने कहा कि उनके पिता की मौत के बाद परिवार पर कुछ असली कर्ज था। लेकिन महेश ने उसी समय दावा किया कि उसने कई साल से अपने भाई के इलाज और कारोबार में बड़ी रकम लगाई थी। उसके बदले कुछ संपत्ति उसके नाम की गई। समीर को शक था कि रकम बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई थी। मैंने पूछा, तुम्हारे पास सबूत है? उसने कहा, पूरा नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम कहानी बना लो। लॉकर के कागजों में कुछ हिसाब है। असली फैसला रिकॉर्ड देखकर ही होगा। यह जरूरी था। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग से कोई जमीन वापस नहीं मिलती। एक पुरानी कॉपी से कोई अदालत तुरंत फैसला नहीं देती। हमने उसी दिन महेश के घर जाकर लड़ाई नहीं की। हमने पहले दस्तावेजों की प्रतियां बनाईं, एक वकील से मिले, पुराने संपत्ति रिकॉर्ड निकलवाए, दुकान के बंद होने से पहले के उपलब्ध दस्तावेज देखे। जितना मिल सकता था उतना जोड़ा गया। पूरी तस्वीर साफ होने में समय लगा और सच थोड़ा अलग था जितना हम सोच रहे थे। महेश ने सच में कारोबार से पैसे निकाले थे, लेकिन 4 लाख की पूरी रकम उसी ने तिजोरी से नहीं चुराई थी।
वकील और पुराने रिकॉर्ड से इतना जरूर दिखा कि कई महीनों से हिसाब में पैसे कम दिखाए जा रहे थे और कुछ भुगतान संदिग्ध थे। तिजोरी की घटना अलग थी, पर समीर के खिलाफ ठोस सबूत कभी था ही नहीं। उस पर आरोप महेश की बात और चाबी तक पहुंच के आधार पर लगाया गया था। सबसे गंभीर बात संपत्ति के कागजों में मिली। राजीव की मौत के कुछ महीनों बाद एक लिखित समझौते के आधार पर घर में महेश का हिस्सा बढ़ा दिया गया था। कागज कानूनी दिखता था, लेकिन उसमें महेश द्वारा दिए गए कर्ज की जो रकम लिखी थी उसका पूरा बैंक रिकॉर्ड नहीं मिला। यानी मामला साफ अपराध की फिल्म जैसा नहीं था। यह गंदे पारिवारिक हिसाब, अधूरे रिकॉर्ड, दबाव और वर्षों की चुप्पी का मामला था। हमने तब महेश को बुलाया। इस बार कमरे में मैं अकेला नहीं था। सरला जी थीं, कविता थीं, समीर था, और महेश जैसे ही अंदर आया उसे देखकर रुक गया। उसके चेहरे पर जो भाव आया उसके लिए किसी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं थी। उसने कुर्सी पकड़ ली। तू? समीर ने कहा। हाँ, मैं। महेश बैठा नहीं। वह पहले गुस्सा हुआ, फिर बोला कि यह सब झूठ है। फिर कहा कि 25 साल पुरानी बात का क्या फायदा। मैंने फोन पर ऑडियो चला दिया। कमरे में 18 साल के समीर की आवाज गूंजी। महेश चाचा ने हिसाब बदला है। महेश ने कहा, बच्चे कुछ भी बोलते हैं। तब मैंने कागज सामने रखे। ये बच्चे की बात नहीं है। वह चुप हो गया। कविता ने उसी समय पहली बार वह सच बोला जो उसने मुझसे छिपाया था। उसने कहा कि समीर के जाने के बाद उसने महेश को दुकान के पीछे पुराने हिसाब के कागज जलाते देखा था। मैंने पूछा, तुमने इतने साल क्यों नहीं बताया? कविता रोने लगी। माँ ने कहा था घर और टूट जाएगा। सरला जी ने चेहरा ढक लिया। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा था। कमरे में असली अपराध सिर्फ पैसे का नहीं था, डर का भी था। एक आदमी ने झूठ बोला, बाकी लोगों ने अलग अलग कारणों से चुप रहकर उस झूठ को लंबी जिंदगी दे दी। महेश आखिर टूट गया। उसने माना कि उसने कारोबार से पैसे निकाले थे। उसने कहा कि शुरुआत में वह उन्हें वापस रखने वाला था। फिर नुकसान हुआ, फिर रकम बढ़ती गई। जब समीर ने हिसाब पकड़ लिया उसे लगा सब खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने समीर पर शक डाल दिया। मैंने पूछा, हादसे वाली लाश? महेश ने आंखें नीचे कर लीं। उसने कहा कि पुलिस ने समीर का बटुआ मिलने के कारण परिवार से पहचान के लिए बुलाया था। लाश बहुत खराब हालत में थी। उसने चेहरा साफ पहचानने का दावा नहीं किया था, लेकिन कपड़ों और बटुए के आधार पर कह दिया कि वही समीर है। तुम्हें शक था? समीर ने पूछा। महेश चुप रहा, फिर बोला, था। सरला जी रो पड़ी। यही उसका सबसे बड़ा अपराध था। उसे पूरी तरह पता नहीं था कि समीर मरा है, फिर भी उसने परिवार को यही मानने दिया, क्योंकि मरा हुआ समीर उसके लिए सुरक्षित था। जिंदा समीर सवाल पूछ सकता था। मैंने पूछा, नायना को क्यों डराते रहे? महेश ने कहा, मैं डराता नहीं था। समीर हंस पड़ा, ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं थी। यही लोग कहते हैं जब पूरी जिंदगी दूसरों को चुप कराया हो। आगे का फैसला किसी फिल्म जैसा नहीं था। पुलिस अगले 5 मिनट में नहीं आई। महेश को उसी दिन हथकड़ी नहीं लगी। 25 साल पुराने वित्तीय मामलों में क्या कानूनी रास्ता बचा था, यह दस्तावेज और समय सीमा पर निर्भर था। परिवार ने वकील की मदद से संपत्ति के हिस्से और पुराने समझौते की जांच शुरू की। जहां कानूनी दावा बनता था वहां उसे चुनौती दी गई। जहां सबूत पूरे नहीं थे वहां हमने झूठी जीत नहीं बनाई। समीर ने खुद कहा, मुझे घर से ज्यादा अपना नाम वापस चाहिए, और वही सबसे पहले हुआ। सरला जी ने घर का पुराना एल्बम निकाला, वे तस्वीरें जिनमें से समीर काटा गया था। उन्होंने पहली बार तारा को बताया, तुम्हारी माँ का एक भाई था। तारा ने पूछा, था? सरला जी रोते हुए बोली, है। फिर समीर कमरे में आया। तारा लंबे समय तक उसे देखती रही। उसने कहा, आपकी आंखें मम्मी जैसी हैं। समीर वहीं रो पड़ा। कुछ दिनों बाद हम नायना की कब्र पर गए। समीर अपने साथ वही पोस्टकार्ड लाया था। मैंने उसे कैसेट देना चाहा। उसने हाथ पीछे कर लिया। ये मेरा नहीं है। मैंने पूछा, फिर किसका? उसने तारा की तरफ देखा। नायना ने इसे बचाया, अब उसकी बेटी रखेगी। हम तीनों कुछ देर चुप खड़े रहे। फिर समीर ने नायना की कब्र के सामने कहा, तूने मुझे गलत साबित नहीं होने दिया। मैंने ही लौटने में बहुत देर कर दी। उसके शब्द सुनकर मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा भी आया और प्यार भी। दोनों एक साथ हो सकते हैं। मैं चाहता था कि उसने मुझे बताया होता। मैं शायद उसकी मदद कर सकता था, शायद नहीं भी कर पाता। लेकिन अब मैं यह समझता था
कि उसका चुप रहना मेरे खिलाफ कोई गुप्त जीवन नहीं था। वह अपने परिवार के डर, अपनी माँ के दर्द, अपने भाई की शर्म और एक अधूरे सच के बीच फंसी हुई थी। घर लौटकर मैंने कैसेट का कवर आखिरी बार ध्यान से देखा, अंदर की कागजी पर्ची निकाली। उसके पीछे नायना की लिखावट में एक छोटी लाइन थी जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। जब लोग बोलने से डरें तो सच को कहीं सुरक्षित रखना चाहिए। मैं काफी देर तक वह लाइन देखता रहा। अब मुझे समझ आया कि वह हर जरूरी कागज की कॉपी क्यों रखती थी, तारा की छोटी गलतियों पर सजा देने से पहले उसकी बात क्यों सुनती थी, किसी पर बिना सबूत आरोप लगने पर इतनी परेशान क्यों हो जाती थी। उसकी कई आदतें उसके भाई से शुरू हुई थीं। आज समीर हमारे परिवार का हिस्सा है। समय वापस नहीं आया, उसकी जवानी नहीं लौटी, नायना उससे दोबारा नहीं मिल सकी। सरला जी को अपने बेटे से माफी मांगने का मौका मिला, लेकिन उस माफी ने 25 साल नहीं मिटाए। कविता ने भी माना कि चुप रहकर उसने परिवार नहीं बचाया था, उसने सिर्फ सच को देर से पहुंचने दिया। और महेश, परिवार में उसका सम्मान खत्म हो गया। पुराने वित्तीय और संपत्ति के मामलों पर जितनी कानूनी कार्रवाई दस्तावेजों के आधार पर संभव थी, उतनी की गई। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा फैसला अदालत से पहले हो चुका था। समीर अब परिवार की तस्वीरों से काटा हुआ आदमी नहीं था, उसका नाम वापस आ गया था। आज वह पुराना नीला कैसेट तारा के पास है। उसने उसकी डिजिटल कॉपी भी बनवा ली है ताकि असली टेप बार बार चलाना न पड़े। कभी कभी वह आखिरी गाना सुनती है और उस गाने के नीचे अब हमें सिर्फ एक नाम नहीं सुनाई देता, हमें एक पूरे परिवार की गलती सुनाई देती है। एक लड़का जिसने डरकर घर छोड़ दिया, एक बहन जिसने उसे निर्दोष मानना नहीं छोड़ा, एक माँ जिसने समाज के डर को अपने बेटे से बड़ा होने दिया, एक चाचा जिसने अपनी गलती बचाने के लिए दूसरे इंसान की जिंदगी मिटने दी, और एक पति जो पहले यह सोचकर डर गया था कि उसकी पत्नी ने किसी दूसरे आदमी का नाम दिल में छिपाकर रखा था। मैं गलत था। नायना ने कोई प्रेमी नहीं छिपाया था, उसने अपने भाई का नाम बचाकर रखा था। क्योंकि कभी कभी इंसान सच को बोल नहीं पाता, तो वह उसे किसी तस्वीर में, किसी चिट्ठी में, किसी लॉकर में या एक पुराने कैसेट के आखिरी गाने के नीचे छोड़ जाता है। सवाल यह नहीं है कि हर परिवार में कोई बड़ा राज है या नहीं। सवाल यह है कि जब हमारे सामने किसी अपने के खिलाफ आरोप लगे, तो क्या हम सच जानने की कोशिश करते हैं या सिर्फ उस कहानी पर भरोसा कर लेते हैं जिसे सुनना सबसे आसान हो। क्योंकि आरोप 1 मिनट में लगाया जा सकता है, लेकिन अगर वह गलत हो तो उसका असर एक पूरी जिंदगी खा सकता है। और नायना ने मुझे अपनी मौत के बाद यही सिखाया, सच देर से आ सकता है, लेकिन अगर किसी ने उसे ईमानदारी से बचाकर रखा हो तो उसे हमेशा के लिए मिटाना बहुत मुश्किल होता है। सीख, मरे हुए लोगों को जज करने से पहले उन बोझों को समझें जो उन्होंने चुपचाप उठाए थे।